नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाए जाने वाले एक क्लाइमेट सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल अब क्लाइमेट चेंज या वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी किया जा रहा है और इसमें यूके दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बना रहा है जो इस काम के लिए उपयोग लिया जाएगा। तो इसके बारे में चर्चा करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर मेरे स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्स के बारे में अपडेट्स पाने के लिए आप मुझे इस आईडी पर वहां फॉलो कर सकते हैं और अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं इस हैंडल पर उपलब्ध हूं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल से आप वो कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर दिया है जो 2022 में ऑपरेशनल होगा और ये वेदर फोरकास्टिंग का काम करेगा, यानी कि मौसम की जानकारी देगा, मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो अपडेट्स हैं, जानकारियां हैं, क्लाइमेट मॉडलिंग है, उसका काम भी ये करेगा। इस सुपर कंप्यूटर को बनवा कौन रहा है और इस्तेमाल कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम की सरकार। उनका जो मेट ऑफिस है, मेट्रोलॉजिकल ऑफिस या मौसम विभाग, वो इस कंप्यूटर को बनवा रहा है और बनाने वाला कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर होगा। बनने के बाद ये टॉप 25 सुपर कंप्यूटर्स में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कंप्यूटिंग पावर। आप लोगों के लिए एक सवाल है, मुझे यहां कमेंट में बताइए कि दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर इस वक्त कौन सा है। उसका नाम आपको कमेंट में मुझे बताना है। द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ एज ऑफ अप्रैल 2021। तो ये वाला जब बनेगा तब ये टॉप 25 में शामिल हो जाएगा और इसका काम ना केवल मौसम का पूर्वानुमान लगाना होगा बल्कि क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग का काम भी ये करेगा। 2022 में मिड 2022 के आसपास ये तैयार हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर्स के आपने बहुत सारे इस्तेमाल सुने होंगे, लेकिन शायद आपने मौसम विज्ञान में इसका इस्तेमाल सुना नहीं होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कई दशकों से सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल वेदर फोरकास्टिंग में हो रहा है। एक्चुअली जो सैटेलाइट डेटा आता है वो इतना बड़ा डेटा है, इतना वास्ट डेटा है कि उसको क्रंच करने के लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स चाहिए, जिससे कि मेट्रोलॉजिस्ट बिग पिक्चर बना सकते हैं कि भविष्य में आने वाले कुछ दिनों में किस प्रकार के मौसम की कंडीशंस रहने वाली हैं। जैसे भारत में पिछले साल अम्फन तूफान आया था या यूके में डेनिस तूफान आया था, वो हमें 4 दिन पहले ही उसकी जानकारी थी। यूके में भी पता चल गई थी और अब भारत में भी हमें जानकारी कुछ दिन पहले पता चल जाती है कि साइक्लोन आने वाला है, जिसके कारण हम सही कदम उठा सकते हैं, इवैक्यूएशन वगैरह करे जा सकते हैं, समय पर लोगों को कोस्टल एरियाज से पीछे हटाया जा सकता है। लेकिन अभी भी क्या है कि ये फोरकास्ट काफी बड़े स्तर का होता है। जैसे अम्फन आ रहा है तो हमें ये पता होगा कि अम्फन पश्चिम बंगाल उड़ीसा में आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली कौन से जिले में, कौन से शहर में, कितनी बजे वो इंपैक्ट करेगा, अभी उसकी डिटेल्स इतने अच्छे से नहीं आ पाती हैं। तो ऐसे में लोकल फोरकास्टिंग को ये सुपर कंप्यूटर काफी बेहतर बना देंगे। तो ये सुपर कंप्यूटर जब काम करना शुरू कर देंगे तब ऐसा समय आ जाएगा अगले साल कि आपको स्ट्रीट बाय स्ट्रीट, आर बाय आर का फोरकास्ट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि हर शहर के हर इलाके में कितने देर में कितनी बारिश होगी, कब तूफान का वहां पर लैंडफॉल होगा, ये सब जानकारियां हमें मिलनी चालू हो जाएंगी। अभी ये सब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, अभी बड़े एरिया में होता है। कितने बड़े एरिया में आगे आपको मैं बता दूंगा। हमें उम्मीद है कि इन सुपर कंप्यूटर से इतनी स्पेसिफिक इनपुट हमें मिलने शुरू हो जाएंगे कि अगर किसी एक गांव में बादल फटने वाला है तो उसकी भी जानकारी प्रिसाइसली मिल जाएगी। इस वक्त यूके का मौसम विभाग 200 बिलियन ऑब्जर्वेशंस को टैली करता है, कंप्यूट करता है। ये 200 बिलियन ऑब्जर्वेशन कहां से आते हैं? मौसम सैटेलाइट से, वेदर स्टेशन जो बना रखे हैं इन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में, और जो ओशंस में, समुद्र में बुईज लगा रखे हैं, इनका डेटा डेली इकट्ठा किया जाता है। 200 बिलियन ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं और उनको टैली करके मौसम का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन अभी भी इनके पास वो स्पेसिफिक गांव या स्पेसिफिक शहर का डेटा उपलब्ध नहीं है कि उसका फोरकास्ट वो कर सके। मतलब डेटा उपलब्ध है लेकिन उसकी एग्जैक्ट फोरकास्टिंग अभी पॉसिबल नहीं है। तो अब जब ये सुपर कंप्यूटर्स आ जाएंगे तो एक दशक बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको ये तक बताया जा सकेगा कि आपकी गली में बाढ़ आने वाली है, आपके पड़ोस वाली गली में बाढ़ नहीं आएगी। तो इन सुपर कंप्यूटर से एक तो डेटा बहुत जल्दी क्रंच होगा, डेटा ज्यादा हैंडल कर सकते हैं, डेटा तेजी के साथ ये क्रंच कर सकते हैं। तो जहां अभी आपको 4 दिन पहले चेतावनी मिलती है साइक्लोन्स की, वहां हो सकता है 6 दिन 7 दिन पहले मिलनी शुरू हो जाए। सबसे बड़ा फायदा सुपर कंप्यूटर्स का ये रहेगा कि इनमें सिमुलेशंस रन करे जा सकते हैं। सिमुलेशन का ये मतलब है कि एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करी जा सकती है। मान लो कोई साइक्लोन नहीं आने वाला है, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर ऐसा डेटा रन करेगा कि आप इमेजिन करो कि एक साइक्लोन हिट करता है यूके के तट को, तो कितना नुकसान होगा, किस शहर में कितनी इंटेंसिटी के साथ रेनफॉल होगा। इस प्रकार का एक पूरा मॉडल इस सुपर कंप्यूटर पर रन किया जा सकता है, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं के अनुमान लगाने में हमें एक्यूरेसी मिल जाती है। यूके दुनिया का इकलौता देश नहीं है जो सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मौसम विज्ञान के लिए कर रहा है। जापान में ऑलरेडी एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है सुनामीज को प्रिडिक्ट करने के लिए, सुनामी की चेतावनी जारी करने के लिए। फुगाकू माउंट फूजी का एक लोकल भाषा में नाम है, यानी कि उनका देसी वर्जन है माउंट फूजी का।
माउंट फूजी तो जानते हो ना, जो काफ़ी फेमस पहाड़ है जिसपे ऊपर बर्फ जमी रहती है। तो माउंट फूजी जो है उसका ये दूसरा नाम है, वैसे याद रख लेना इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फुगाकू जिसका ये एक पैनल है, ठीक है, पूरा कंप्यूटर ऐसा नजर नहीं आता, ये केवल कोई प्रदर्शनी में एक पैनल उसका लगाया हुआ है। सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी बोरिंग टू लुक एट। तो सुपर कंप्यूटर्स फुगाकू के माध्यम से आपको याद रखना है कि जापान सुनामीज को प्रिडिक्ट कर रहा है, और ये एक ऐसा मॉडल भी बना देता है कि सुनामी आएगी तो कहां पर कितनी बाढ़ आएगी, कितनी फ्लडिंग होगी। आप सबने 2011 के सुनामी के वीडियो शायद देखे होंगे यूट्यूब पर, नहीं देखे तो देख लेना। और जीवन में हमेशा सावधान रहना, जब भी सुनामी आती है तो ऊंचाई की तरफ भागो। तो उसमें क्या है कि कितनी फ्लडिंग किस एरिया में होगी वो ये सुपर कंप्यूटर प्रिडिक्ट करके एग्जैक्टली बता देगा। ऐसे सिमुलेशंस का फायदा ये होगा कि अगर पता चल जाता है हमें, मान लो कि टोक्यो शहर के अंदर फॉर एग्जांपल 6 फीट की मैक्सिमम लहर आ सकती है, तो फिर टोक्यो शहर क्या करेगा, वहां 6 फीट की एक दीवार बना देगा या 8 फीट की दीवार बना देगा, जिससे कि मैक्सिमम जो सुनामी की वेव है वो उसके ऊपर से निकलकर शहर को बर्बाद ना करे। तो इस प्रकार से पॉलिसी में या भविष्य में शहरों की सुरक्षा के लिए ये सिमुलेशंस हमें हेल्प कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक ऐसा ही सुपर कंप्यूटर बन रहा है जो स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज के डेटा को स्टडी करेगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें जानकारी देगा। तो ये ह्यूलेट पैकार्ड एचपी नाम की जो कंपनी है वो इसे डेवलप कर रही है, और इसको इंस्टॉल किया जाएगा एनसीएआर वायोमिंग सुपर कंप्यूटिंग सेंटर पर। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमें कौन सा वायोमिंग पीसीएस देना है, आपको तो बस इतना याद रखना है कि एचपी बना रहा है और ये क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया जा रहा है सुपर कंप्यूटर। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मौसम अनुमान के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कोई बिल्कुल नया नहीं है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर इस काम के लिए 1959 में इस्तेमाल किया गया था, जो देखो इतना सिंपल सा नजर आता था, और ये भी यूके के मेट ऑफिस ने पहली बार यूज किया था। तो ये तो मेरे को तो फोटोकॉपी मशीन जैसा नजर आ रहा है, ये सिंपल फोटोकॉपी मशीन होती है, जेरोक्स मशीन है, उस तरह का नजर आ रहा है, बट एक्चुअली में ये 1959 का एक सुपर कंप्यूटर है। अब सुपर कंप्यूटर कुछ इस प्रकार के नजर आते हैं। यूके का मौसम विभाग ऑलरेडी एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम है क्रे सुपर कंप्यूटर, लेकिन ये 2022 के अंत में अपनी लाइफ खत्म कर देगा। लाइफ खत्म कर देगा मतलब ये नहीं कि परलोक सिधार जाएगा। हर सुपर कंप्यूटर की जो पावर होती है वो कुछ सालों बाद ऑब्सोलीट हो जाती है, यानी कि उसकी कैपेसिटी जो है वो उतनी नहीं होती जितना नया डेटा आ रहा है। तो डेटा बढ़ जाता है और सुपर कंप्यूटर की पावर कम हो जाती है, तो नए सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ती रहती है। और बाय द वे मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, मैंने जो सवाल पूछा था आपसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी कौन सा है, तो वो यही वाला है जो मैंने आपको बताया था, फुगाकू जो है इसकी जो मतलब कंप्यूटिंग कैपेसिटी है वो 442 पीटा फ्लॉप्स थी, ठीक है। 442 पीटा फ्लॉप्स के साथ ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी है एज ऑफ 2021 अप्रैल। हो सकता है कि कुछ महीनों में डीथ्रोन हो जाए, वैसे मेरे ख्याल से इस साल तो नहीं होगा, अगले साल हो सकता है, अभी तक तो इससे तेज कोई बन नहीं रहा जहां तक मेरी जानकारी है। और इस नए सुपर कंप्यूटर की जो यूके वाला है इसकी कंप्यूटिंग पावर होगी 60 पेटा फ्लॉप। तो आप समझ रहे हो फुगाकू कितना ज्यादा पावरफुल है। तो पिछले साल फरवरी 2020 में यूके की गवर्नमेंट ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो 1.2 बिलियन पाउंड्स देंगे, यानी लगभग 12,500 करोड़ रुपए। कोविड-19 के इम्पैक्ट के बावजूद यूके की सरकार ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग नहीं रोकी और 2022 में ये प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर का यूके को बहुत बड़ा फायदा होगा। हर सरकारी विभाग को, हर इंडस्ट्री को इससे फायदा मिलने वाला है। स्पेसिफिक लोकल मौसम का अनुमान, प्रेडिक्शन उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी जो इनका क्रे सुपर कंप्यूटर है ये उससे 6 गुना ज्यादा केपेबल होगा, और 5 साल बाद इसको भी अपग्रेड कर देंगे। ये भी इनका ऑलरेडी प्लान है कि 5 साल के अंदर अंदर इससे भी 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी का सुपर कंप्यूटर इनको इंस्टॉल करना है। इस वाले सुपर कंप्यूटर का फायदा ये है कि एक्यूरेट वार्निंग्स मिलेंगी। तो जितने भी एक्सट्रीम स्टॉर्म आ रहे हैं, यूके में भी बहुत ये प्रॉब्लम रहती है कि एक्सट्रीम स्टॉर्म्स आते हैं, फ्लडिंग बहुत होती है। आप देखोगे अक्सर नवंबर दिसंबर में यूके में न्यूज आती है कि वहां पर सर्दी में बाढ़ आ जाती है। अब सर्दी में बाढ़ आती है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होती है, ठंडा पानी होता है, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है उससे, और फ्लडिंग के कारण घरों को, एस्टैब्लिशमेंट्स को नुकसान होता है जो अलग। तो यूके में इस प्रकार के जो स्टॉर्म्स आते हैं उनको सही समय पर प्रिडिक्ट करना वहां के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये वाला जो सुपर कंप्यूटर है ये क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग करेगा कि मान लो समुद्र का स्तर इतना गुना बढ़ गया, इतने मिलीमीटर बढ़ गया, तो किस प्रकार से ये यूके की कोस्टलाइन को अफेक्ट करेगा। और भी कई प्रकार के मॉडल्स हैं जिनको ये रन करेगा। तो इससे रिस्क बेस्ड प्लानिंग करी जा सकती है। एविएशन इंडस्ट्री को भी इससे काफी फायदा है, क्योंकि पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर, पूरे शहर में नहीं, पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर कैसा मौसम है इसका एक्यूरेट अनुमान लगाया जाएगा। ये सुपर कंप्यूटर पूरे अर्थ का एक डिजिटल ट्विन मॉडल रन करेगा, यानी एक तरफ धरती का एक्चुअल एटमॉस्फेयर है और दूसरी तरफ इसके मॉडल में एक पैरेलल धरती का एटमॉस्फेयर चल रहा होगा, जहां पर कोई भी मॉडलिंग या सिमुलेशन रन किया जा सकता है। तो उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाकर, बाढ़ लाकर कैसे भी सिमुलेशन रन करेंगे तो ये आपको एक्यूरेट पिक्चर दे देगा कि अगर ये रियल वर्ल्ड में हो जाता है तो किस प्रकार का नुकसान होगा या किस प्रकार की हमें प्री प्लानिंग करनी होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब मौसम अनुमान में क्या होता है कि धरती को ग्रिड्स में डिवाइड किया जाता है। इस प्रकार के ग्रिड होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि ये ग्रिड काफी बड़े बड़े हैं।
इस मैप में तो ये जो ग्रिड आपको नजर आ रहे हैं ये तो कई हजार कई 100 स्क्वायर किलोमीटर के हैं। दुनिया में जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स हैं मौसम विभागों के पास, वो अभी मौसम विभाग को 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर साइज के ग्रिड बनाने की पावर दे देते हैं। यानी 10 किलोमीटर साइज का स्क्वायर होगा, 100 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल, उसका मौसम अनुमान एक साथ आता है। यूके के पास जो सुपर कंप्यूटर है वो इनको पावर दे देता है कि 1.5 इंटू 1.5 का ग्रिड बनाकर ये उसका अनुमान दे देते हैं मौसम का। और लंदन जैसे शहर में तो उनकी ये एक्यूरेसी रहती है कि 300 मीटर के ग्रिड के अंदर ये बता देते हैं। तो वहां पे जरूरी भी है ना, जैसे लंदन शहर में 5 एयरपोर्ट हैं, तो ऐसा नहीं ना कि पूरे लंदन में एक साथ बारिश होगी, हो सकता है 2 एयरपोर्ट पे हो, 3 पर ना हो, तो इसीलिए वो 300 इंटू 300 मीटर के ग्रिड्स में एनालिसिस देते हैं। लेकिन अभी तक क्या कि केवल लंदन जैसे बड़े शहर में दे पाते हैं, दूसरे हिस्सों में ये एनालिसिस इतना एक्यूरेट नहीं है। तो ये जो नया सुपर कंप्यूटर आएगा ये इतना पावरफुल होगा कि ये 100 मीटर इंटू 100 मीटर कर देगा इस ग्रिड साइज को। मतलब कहाँ अभी हम दुनिया 10 किलोमीटर पे बैठी है और यूके 1.5 किलोमीटर पे, उसको ये कंप्यूटर 100 मीटर पर ले आएगा। 100 मीटर आप समझ रहे हो, आपके मोहल्ले में बारिश होगी, पड़ोस के मोहल्ले में बारिश नहीं होगी, तो भी ये सुपर कंप्यूटर बता देगा। इतनी एक्यूरेसी है इसकी। लेकिन याद रखिए कि ये सुपर कंप्यूटर केवल मौसम के अनुमान लगाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, इसको क्लाइमेट चेंज डेटा को एनालाइज करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए भी ये लोग बना रहे हैं। तो एक्चुअली क्लाइमेट चेंज के कारण धरती पर क्या असर होगा, दुनिया किस प्रकार से गर्म होती जा रही है, तो उसके रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या होंगे उसको स्टडी किया जाएगा। अभी भी पिछले 150 सालों में जो 1 डिग्री तापमान बढ़ चुका है धरती का, उसके क्या इफेक्ट हुए हैं हमारी धरती पर वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आए हैं। जो हमें थोड़ा बहुत दिख जाता है कि कहीं पे बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ये तो वो है जो विजिबली हमें नजर आ रहा है। और भी इसके कई सूक्ष्म इंपैक्ट हो सकते हैं जो हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और अभी जो भविष्य में तापमान बढ़ेगा उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है वो भी हमें पता चलेगा। जैसे देखो, पेरिस क्लाइमेट डील कह रही है कि 1.5 डिग्री तो रोकना है, लेकिन 2 डिग्री तक उसमें भी उन्होंने बोला है कि 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो कोशिश 1.5 की होगी, लेकिन 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने देना है। और मुझे पर्सनली लगता है कि 2 डिग्री तो हो ही जाएगा, जिस प्रकार से हमारे सिनेरियो चल रहे हैं पिछले 6 साल में जो काम हुआ है पेरिस क्लाइमेट डील पर, उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि 1.5 पर तो नहीं रुकने वाला। एनीवेज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि 1.5 डिग्री पर रुक जाए। अब कई प्रकार के लैंड यूज चेंजेस भी होने वाले हैं। जैसे यूके का टारगेट है कि 2050 तक वो अपने एमिशंस को जीरो कर दे, नेट जीरो एमिशंस का टारगेट है इनका। तो इसके लिए हो सकता है कि वो बहुत सारे जंगल लगाएं, प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिंग पीट बॉग्स, ग्रोइंग मोर बायोफ्यूल। तो इससे क्लाइमेट पर क्या असर आएगा वो भी ये सुपर कंप्यूटर बता सकता है। लेकिन इन सुपर कंप्यूटर्स के साथ एक समस्या है कि ये बिजली की खपत बहुत ज्यादा करते हैं। तो ऐसे में एक आइडिया भी रखा जा रहा है यूके मेट ऑफिस के द्वारा कि हम इस सुपर कंप्यूटर को यूके में रखेंगे ही नहीं, हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहां पर बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है। जैसे कि आइसलैंड है, वहां पर जियोथर्मल एनर्जी है, या फिर नॉर्वे है, वहां पर हाइड्रो पावर से एनर्जी आती है। तो ऐसी जगह पर इसको रखा जाएगा, आइसलैंड या नॉर्वे जैसी जगहों पर इसको वहां बेस कर दो ना, फिजिकली इसको वहां पर रख दो, काम यहां पर हो जाएगा, फ्रंट ऑफिस का काम। लेकिन जो बैक एंड का काम है जिसके लिए काफी सारा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, वो हम ऐसी जगह पर इसको रखेंगे जहां पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हों। तो ये एक रेडिकल आइडिया है, वैसे इतना भी रेडिकल नहीं है, क्योंकि देखो दुनिया में कई जगह बड़े बड़े जो सर्वर्स हैं वो ठंडे देशों में ही है, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती सर्वर को ढंग से चलाने के लिए। वहां पर ऑटोमेटिकली क्लाइमेट में टेम्परेचर कम रहता है। तो नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज के सर्वर फार्म्स हैं। तो वैसे आइडिया इतना कोई रेडिकल नहीं है। लेकिन फिर भी यूके अपना राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर किसी दूसरे देश में रखेगा, ये थोड़ा सा मतलब हैरत अंगेज है। जनरली इस तरह का काम देश करते नहीं है। लेकिन अब वही है कि यूरोपियन यूनियन में भाईचारा अच्छा है, इनको एक दूसरे पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई साहब हमारा सुपर कंप्यूटर ये लोग काट के कहीं उठा के ले ना जाएंगे, तो इसीलिए ये रख सकते हैं अपने पड़ोस। इतने भाग्यशाली सभी देश नहीं होते हैं, भारत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना एंटार्क्टिका में ही रख दो, उससे ठंडा तो क्या होगा। लेकिन देखो, एंटार्क्टिका या आर्कटिक है वो काफी दूर हो जाता है, और इतना दूर जब होता है तो फिर टाइम लैग आ जाता है। तो टाइम लैग नहीं होना चाहिए। आइसलैंड, नॉर्वे इनके वहां से बिल्कुल पास में है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पीडीएफ आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 2022 और 23 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर। ये सब्सक्रिप्शंस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड को यूज़ करते हैं। सो डोंट पे दिस प्राइस, आपको ये प्राइस पे करना होगा अगर आप कोड यूज़ करते हैं। 28 अप्रैल से प्लस प्लेटफॉर्म पर 3 बैचेस स्टार्ट हुए हैं, बाइलिंगुअल बैच, हिंदी मीडियम बैच और इंग्लिश मीडियम बैच। तो बाइलिंगुअल वाला जो बैच है इसमें मेरे द्वारा आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, रात को 8 बजे क्लास होगी डेली। तो अगर आप वहां पर पढ़ना चाहते हैं तो इस बैच में एनरोल कर लीजिए। आपको अब सोचने की जरूरत नहीं है कि किस टीचर से कहां पर क्या पढ़ूं, आप केवल बैच में एनरोल कर लो। पूरा सिलेबस आपका बैच में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यूपीएससी ऑप्शनल की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शनल प्लस जीएस कंबाइंड कोर्स है, वो आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये प्राइसेस पे नहीं करनी होंगी। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस जैसे सभी एग्जाम्स के लिए आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज मिल जाएंगे।
हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, तीनों का फायदा उठाइए। आपको इन टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए केवल महिपाल कोड यूज करने की आवश्यकता है। कोड यूज करके आप फ्री में इन टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। अपने प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कीजिए, टेस्ट सीरीज का फायदा जरूर उठाइए। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फ्री में पाना चाहते हैं तो आप कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए, अच्छी रैंक लेकर आइए। टॉप रैंकर्स के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री है। हर रविवार आपके पास मौका है फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का, और टॉप 500 रैंकर्स को कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप जरूर मिलती है। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको केवल एक अनलॉक कोड इस्तेमाल करना होगा, यूज द कोड महिपाल, ताकि आप इसमें फ्री में एनरोल कर सकें। और हर हफ्ते रविवार को 11 बजे कॉम्बैट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।